हमारे इलाके में जब किसी का बेटा लड़कपन से निकलकर जवानी में दाखिल होता था तो माँ बाप उसे पीर का मुरीद बनाने के लिए इसी तरह ढोल बजाते एक जुलूस के साथ लेकर पीर के हजूर हाजिरी देते थे। वो जब वापस आते तो लोग उन्हें मुबारकबाद देते थे कि उनके लड़के ने पीर के हाथ पर बैत कर ली है। अल्लाह का करना यूं हुआ कि तकरीबन 4 साल गुजर गए। फजलदाद का कोई एक भी बच्चा पैदा ना हुआ। लड़की के ससुराल वाले ये तवक्को रखते थे कि 1 साल बाद पहला बच्चा पैदा हो जाना चाहिए। बाज ससुराल वाले 1 साल की मजीद मोहलत दे दिया करते हैं। फिर भी कोई आसार नजर ना आए तो लड़की को शक्की निगाहों से देखना शुरू करते हैं। पीरों के पास जा पहुंचते और अपना ये मसला पेश करते हैं। पीर जो कुछ करते हैं उसकी तरफ से ये लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फजलदाद की शादी को तो 4 साल होने को आए थे। उसे किस तरह माफ किया जा सकता था। फजलदाद को फैमिली क्वार्टर मिल गया था और उसकी बीवी उसके साथ थी। उसके दोस्त और दीगर साथी पूछते रहते थे कि बच्चा हुआ या नहीं। फजलदाद अब ये कहते हुए शर्माता था कि कोई बच्चा नहीं हुआ। उसे वो अपनी मर्दानगी पर बहुत बड़ी चोट समझता था। वो अंग्रेज़ों का ज़माना था। उसका प्लाटून कमांडर एक अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट था। किसी तरह उसे पता चल गया कि फजलदाद का ये मसला है। उस अंग्रेज़ ने उसे और उसकी बीवी को CMH यानी फौजी अस्पताल के एक डॉक्टर के पास मुआयने के लिए भेज दिया। वो डॉक्टर भी अंग्रेज़ था। उसने दोनों का मुआयना किया और कुछ टेस्ट भी किए और दोनों के मुतालिक ये रिपोर्ट दी कि दोनों में कोई नुक्स नहीं। उसने दोनों को दवाइयाँ भी दी लेकिन 5-6 महीने दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद भी कोई असर ना हुआ। फजलदाद ने एक बार छुट्टी के दौरान रावलपिंडी की एक लेडी डॉक्टर से भी अपनी बीवी का मुआयना करवाया और उस लेडी डॉक्टर के कहने पर फजलदाद ने अपना भी चेकअप करवाया और जो टेस्ट डॉक्टर ने किया वो भी करवाया। उस लेडी डॉक्टर और डॉक्टर ने भी यही रिपोर्ट लिखी कि दोनों बिल्कुल ठीक हैं, बच्चे पैदा करने की कुदरती सलाहियत रखते हैं और कोई रुकावट नहीं। उन्होंने भी जो दवाइयाँ लिख कर दी वो उन दोनों मियाँ बीवी ने खाई लेकिन नतीजा सिफर रहा। फजलदाद और उसकी बीवी की माएँ बहुत ही परेशान थीं। दोनों माएँ बाकायदगी से पीर के यहाँ जाकर उसके आगे माथे रगड़ रही थी और नजराने भी पेश कर रही थी। पीर ने हस्मे मामूल तावीज़ भी दिए और जो चक्कर वो हर किसी के साथ चलाया करता था वो सब आजमा देखे, लेकिन फजलदाद बे औलाद रहा। फजलदाद की माँ ने और उसके बाद उसके बाप ने भी उसे कहना शुरू कर दिया कि उसकी बीवी ने बच्चा पैदा करना होता तो अब तक पैदा हो चुका होता। अब यह बात पक्की हो गई है कि ये लड़की बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं और इसका सिर्फ ये इलाज है कि फजलदाद दूसरी शादी कर ले। ये बीवी रहना चाहती है तो रहे, वरना इसे तलाक दे दी जाए। फजलदाद ने मुझे सुनाया कि वो उस बीवी को किसी कीमत पर तलाक नहीं देना चाहता था। उसकी बीवी अपनी इस बदनसीबी पर रोती थी। फजलदाद ने उसे अपना ये फैसला सुना दिया था कि वो दूसरी शादी नहीं करेगा, ना ही उसे तलाक देगा। फजलदाद के इस फैसले की वजह यह थी कि वो आम खामिंदों की तरह बीवी को अपनी जर खरीद लोंडी नहीं समझता था, बल्कि उसके दिल में बीवी की मोहब्बत रच बस गई थी। इसलिए नहीं कि बीवी खास तौर पर खूबसूरत थी, बल्कि फजलदाद उसी के साथ शादी करना चाहता था और यही उसे अच्छी लगती थी। उस बीवी की आदतें और फितरत उसके हुस्न से ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत थी। फजलदाद उस छुट्टी के दौरान अपने पीर के पास गया और बीवी उसके साथ थी। दोनों ने पीर के कदमों पर सजदा करके और आंसू बहाकर अर्ज की कि उन्हें एक बच्चा इनायत फरमा दें। पीर ने कहा कि उसे एक शक हो गया है, ये जिन्नात की इंतकामी कार्रवाई है। ये काकी किसी ऐसी जगह गलाजत फेंक चुकी है जो उन जिन्नात का डेरा था, या उससे कोई बदपरहेजी हुई या किसी बुजुर्ग की बेअदबी हुई है। पीर ने कहा कि वो असल वजह मालूम करना चाहता है, जिसके लिए ज़रूरी है कि ये काकी उसके पास अकेली बैठे। पीर ने यह भी कहा कि उसकी या फजलदाद की माँ या दोनों माएँ साथ आ सकती हैं, लेकिन दोनों बाहर बैठेंगी। फजलदाद उस पीर का मुरीद था और दिलो जान से उसे पहुँच वाला मानता था। उसने बीवी को साथ वापस ले जाने का इरादा तर्क कर दिया और पीर के आस्थाने से वापस आकर अपनी माँ और अपनी सास को बताया कि पीर साहब ने यह हुक्म दिया है। यह पीर ज़ईफुल उम्र था, उसके हाथों में रेशा आ गया था। पीर के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा बाल बच्चेदार था और दूसरे की अभी शादी नहीं हुई थी। उसकी उम्र 21-22 साल हो गई थी और वो कुत्तों और बाज के शिकार का आदी और शौकीन था। फजलदाद बीवी को अपने घर छोड़कर वापस अपनी यूनिट में चला गया। उसे बजरिया खतूत इत्तलात मिलती रहीं कि उसकी बीवी को पीर के यहाँ बाकायदा ले जाया जा रहा है और पीर साहब खुद कोई रूहानी अमल कर रहे हैं और तावीज़ भी दे रहे हैं। अभी जंग अजीम शुरू नहीं हुई थी, इसलिए लंबी छुट्टी मिल जाती थी। जंग का खतरा साफ नजर आ रहा था। फजलदाद को 1.5 महीने की छुट्टी मिल गई। ये उसका साल में एक बार हक बनता था। फजलदाद घर आया और अपनी बीवी को पहले से ज़्यादा परेशानी की हालत में देखा। फजलदाद ने उसे बहलाने के लिए कहा कि अल्लाह को मंजूर हुआ तो मुराद पूरी हो जाएगी, और उसने ये भी कहा कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। लेकिन बीवी ने जब बात की तो पता चला कि बीवी को एक और ही परेशानी लग गई है। बीवी ने फजलदाद को ये परेशानी सुनाई। पीर खुद तो ज़ईफुल उम्र था और उसके जिस्म में सिवाय रेशे के कुछ भी नहीं रहा था।
लेकिन उसका छोटा बेटा जवान था और वो औरतों का शिकारी था। अपने बाप की मुरीदनियों पर नजर रखता और उनमें से किसी एक का इंतखाब कर लेता था। उसकी ये करतूत सब जानते थे, लेकिन कभी किसी औरत या जवान लड़की की तरफ से ये शिकायत नहीं मिली थी कि उस नौजवान लड़के ने उस पर दस्त दराजी की हो। ये भी सब जानते थे कि जो लड़की उस पीरजादे के जाल में आती है वो खुशी महसूस करती है कि पीर का बेटा उस पर मेहरबान हो गया है। वो कमबख्त वैसे भी बड़ा खूबरू और बड़े घुटे हुए जिस्म का जवान था। फजलदाद की बीवी ने बताया कि यह लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है। फजलदाद की बीवी भी देहातन थी, लेकिन उसकी जिंदगी में पहला और आखिरी मर्द जो दाखिल हुआ वो फजलदाद था। उसके दिल में फजलदाद की मोहब्बत मौजूद थी। वो तो फजलदाद की पूजा करने को भी बुरा नहीं समझती थी, जिसकी वजह यह थी कि फजलदाद ने अपने माँ बाप को नाराज करके फैसला दे दिया था कि वो ना दूसरी शादी करेगा और ना बीवी को तलाक देगा और सारी उम्र बे औलाद गुजार देगा। यही वजह थी कि फजलदाद की बीवी के दिल में पीर के बेटे की नफरत पैदा हो गई। बीवी ने फजलदाद को बताया कि 4-5 मरतबा यह लड़का उसे खेतों में रास्ते में आकर रोक चुका है और अपने गलीज इरादे का इजहार भी उसने किया है। फजलदाद की बीवी ने उसे आखिर यह भी कहा कि वो अपने बाप की पीरी और इज्जत को ख़राब ना करे, लेकिन एक रोज़ उस खूबरू नौजवान ने फजलदाद की बीवी को फसल की ओट में बाजू से पकड़ लिया और उसे फसल में घसीटने लगा। उस गैरतमंद बीवी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और इसके साथ ही उसके पेट में ऐसी लात मारी कि वो उस लड़की को छोड़कर दोहरा हो गया। 1-2 दिनों के बाद पीरजादे ने फजलदाद की बीवी को धमकी दी कि वो उसे अगवा करवा कर चकले में बिठा देगा। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब लोगों के अपने भी कुछ किरदार हुआ करते थे। फजलदाद का इलाका, खसूसन देहाती इलाका, गैरतमंदी में मशहूर था। गैरतमंदी तो हर किसी में थी, लेकिन उस इलाके के देहात में गैरत पर खून खराबे और कत्ल हो जाया करते थे। फजलदाद ने अपनी बीवी से ये बातें सुनी तो उसका खून इस तरह उबल पड़ा कि गैरत मुरीदी पर गालिब आ गई। फजलदाद ने मुझे सुनाया कि पीर तो उस लड़के का बाप था और पीरी की सारी करामात बाप के हाथ में थी। बेटा तो बदकार और बदमाश था। फजलदाद का एक चचाजाद भाई था जिसके साथ उसका ताल्लुक सिर्फ रिश्तेदारी वाला ही नहीं था, बल्कि उनमें बड़ी गहरी दोस्ती थी। ये लोग मामूली किस्म के किसान नहीं थे, बल्कि खुशहाल जमींदार थे। किसी की मोहताजी नहीं थी, बल्कि मोहताजों को दिया करते थे। फजलदाद ने अपने उस चचाजाद भाई को अपनी बीवी की बात सुनाई। चचाजाद भाई तबीयत का कुछ ज्यादा ही गर्म और तेज था। उसने कहा कि उस पीरजादे का तो पत्ता ही काट देते हैं। फजलदाद ने उसे बताया और कहा कि उसके दिल में भी यही इरादा है। उन दोनों ने कत्ल के तरीकों पर गौर करना शुरू कर दिया। गौर उस पर किया जा रहा था कि यह लड़का मारा भी जाए और कातिल का कुछ खुरा खोज ना मिले। सोच सोच कर उन्होंने ये स्कीम बनाई कि फजलदाद की बीवी पीरजादे से मिले और उसे रात को कहीं बुलाए और वहां पीरजादे का मामला साफ कर दिया जाए। फजलदाद और उसके चचाजाद भाई ने फजलदाद की बीवी को इस स्कीम से आगाह किया। बीवी भी किसी गए गुजरे खानदान की बेटी नहीं थी। वो 3 गबरू भाइयों की इकलौती बहन थी और उसका बाप गांव में रोबदाब रखता था। उसने यह भी देख लिया था कि पीर के हाथ में कोई ताकत नहीं, अगर होती तो इतने अरसे में उस लड़की की गोद हरी हो चुकी होती। पीर का घर तकरीबन 3 मील दूर गांव में था। पीर का ये आवारा बेटा बाज अपने हाथ पर बिठाए शिकार के बहाने इधर आ निकलता था। फजलदाद की बीवी खूबसूरत लड़की थी। पीरजादा उसी के पीछे आया करता था। 3 दिनों के बाद फजलदाद की बीवी का पीरजादे से आमना सामना हो गया। स्कीम के मुताबिक ये लड़की बाहर किसी न किसी बहाने निकल जाया करती थी। आखिर उसे पीरजादा मिल गया और उसने फजलदाद की बीवी के साथ अपने मतलब और नीयत की बातें शुरू कर दी। लड़की ने शर्म और झिझक की अदाकारी की और कहा कि उसने कभी किसी गैर मर्द के साथ ऐसा ताल्लुक नहीं रखा। वो बड़ी उस्तादी से अदाकारी करती रही और इस तरह रजामंदी का इजहार किया कि पीरजादा रात के वक्त फलां जगह आ जाए और वो वहां पहुंच जाएगी। पीर के बेटे ने यह भी ना सोचा कि फजलदाद छुट्टी आया हुआ है और उसकी बीवी का रात के वक्त बाहर निकलना मुमकिन नहीं होगा। उसके दिमाग पर बदकारी का भूत सवार था। उसने उसी जगह आने के लिए कह दिया जो उसे उस लड़की ने बताई थी। ये जगह दरअसल फजलदाद और उसके चचाजाद भाई ने मुंतखब की थी। ये जगह एक बरसाती नाले का बुलंद किनारा था जहां खड्ड थे और सरकंडे भी। उस बरसाती नाले को उस इलाके में कस कहा जाता है। वहां से ये नाला मुड़ता था, इसलिए वहां पानी गहरा था। उन्होंने एक खास स्कीम के तहत उस जगह का इंतखाब किया था। रात को जब घर वाले सो गए तो फजलदाद ने अपनी बीवी को घर से रवाना कर दिया। कुछ देर के बाद फजलदाद अपने चचाजाद भाई को साथ लेकर दूसरे रास्ते से उस तरफ चला गया। फजलदाद के हाथ में तकरीबन 1 गज लंबी रस्सी थी, जो दरअसल चारपाई की अदवाइन का टुकड़ा था। ये दोनों चक्कर काटकर उस जगह के करीब पहुंच गए। वो किसी की नज़र में नहीं आ सकते थे क्योंकि वहां खड्ड भी थे और सरकंडे भी। उन्हें साफ नजर आ रहा था कि पीरजादा वहां टहल रहा था और चंद मिनटों के बाद फजलदाद की बीवी पहुंच गई। पीरजादे ने लपक कर लड़की को अपने बाजुओं में ले लिया। फजलदाद को मालूम था कि ऐसा ही होगा।
लेकिन उसने जब अपनी बीवी को एक गैर मर्द के बाजुओं में देखा तो उसका दिमाग, जो पहले ही खराब हो चुका था, बिल्कुल ही माऊफ हो गया और उस पर पागलपन सवार हो गया। उसने चंद कदम का जो फासला था शिकार पर हमला करने वाले शेर की तरह एक लम्हे में तय किया, और पेशतर इसके कि पीर के उस बदमाश बेटे को पता चलता कि पीछे से कौन आया है, रस्सी उसके गले में पड़ चुकी थी। पीर के बेटे ने फजलदाद की बीवी को छोड़कर दोनों हाथों से रस्सी को पकड़ना चाहा, लेकिन रस्सी बड़ा सख्त फंदा बन चुकी थी और फजलदाद के चचाजाद भाई ने पीरजादे को इस तरह आगे से जकड़ लिया था कि उसके बाजू भी गिरफ्त में आ गए थे। फजलदाद ने रस्सी को बल दे देकर उसका फंदा इतना तंग कर दिया कि उस लड़के की सांस रुक गई। इधर फजलदाद के चचाजाद भाई ने उसे अपनी तरफ जोर जोर से झटके देकर खींचना शुरू कर दिया। अकब से फजलदाद रस्सी खींच रहा था। पीरजादे का तड़पना खत्म हो गया। फजलदाद ने उस लड़के की नब्ज पर उंगली रखी तो नब्ज को खामोश पाया। पीरजादा मर चुका था। दोनों ने पीरजादे को उसी तरह उठाकर ऊपर से नीचे पानी में फेंक दिया और फजलदाद अपनी बीवी और चचाजाद भाई को साथ लेकर वहां से चल पड़ा। देहात में लोग शाम का खाना खाते ही सो जाया करते हैं और उसके बाद यूं पता चलता है जैसे इस गांव में कोई जिंदा इंसान ही नहीं। तीनों बड़े आराम से अपने अपने घर पहुंच गए। अगली सुबह उस इलाके में भौचाल आ गया। हर किसी की जबान पर यही अल्फाज थे कि पीर दस्तगीर का छोटा बेटा कत्ल हो गया है और उसकी लाश कस में पानी में पड़ी है। जिसे देखो वो उसी तरफ दौड़ा जा रहा था जहां लाश पड़ी थी। फजलदाद सुबह जागा तो उसे पहला ख्याल ये आया कि वो सारी जगह कच्ची मिट्टी वाली है जिस पर उसके और उसके चचाजाद भाई के खुरे मौजूद होंगे। उसके दिल पर खौफ बैठ गया। उसके घर के अफराद भी मौका वारदात की तरफ जा रहे थे। फजलदाद और उसकी बीवी भी चल पड़े। वहां तो एक हजूम इकट्ठा हो गया था। ज्यादातर लोग पहले ऊपर किनारे पर जाते और वहां से देखकर नीचे कस में उतरते थे। फजलदाद को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उसके और उसके चचाजाद भाई और उसकी बीवी के खुरे लोगों के कदमों के नीचे खत्म हो चुके हैं। पुलिस आ गई थी। थानेदार ने लाश पानी से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। अभी यह किसी को भी पता नहीं चला था कि पीरजादे को कत्ल किया गया है। ये खबर फैलती चली गई कि जिस्म पर जख्म या चोटों का कोई निशान नहीं। ये तो शाम के वक्त थाने से खबर निकली थी कि पीरजादे का गला रस्सी से घोंटा गया था। ये तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि मकतूल को फजलदाद ने कत्ल किया है। पीर के सामने फजलदाद और उस जैसे तमाम लोगों की हैसियत मुरीदों से बढ़कर कुछ भी नहीं थी। फजलदाद की या उसके ख़ानदान की पीर के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। पूरा ख़ानदान उस पीर का मुरीद था। फजलदाद ने मुझे यह वाक़या सुनाते हुए कहा कि उसे ऐसा कोई डर नहीं था कि कत्ल का शक उस पर किया जाएगा, लेकिन उसके दिल पर यह खौफ बैठ गया कि पीर पहुँच वाला है और उसके हाथ में जिन्नात भी हैं। ये जिन्नात या पीर साहब की अपनी रूह मालूम करेगी कि उसके बेटे को फजलदाद ने कत्ल किया है। दिन पर दिन गुजरते चले गए और कातिल का कोई सुराग न मिला। मैं ये बात आप सबको बताता हूँ कि देहाती इलाके की अपनी एक अलग थलग सियासत होती है। इलाके का थानेदार, बड़ा पीर, मुख्तलिफ नंबरदार और दीगर सरकारी लोग यानी जेलदार वगैरह इस सियासत के किरदार होते हैं। ये जो पीर था उसकी सियासत इसी तरह चल रही थी। उस इलाके का एक बहुत बड़ा जमींदार था जिसके साथ पीर की कुछ चपकलिश चल रही थी। उस दौर में हिंदू और सिख भी देहात में आबाद थे। फजलदाद के गांव में एक हिंदू साहूकार रहता था जिसकी आड़त वसी पैमाने पर चलती थी और वो लोगों को सूद पर कर्जे भी देता था। उसकी उस पीर के साथ कुछ दुश्मनी थी। पीर ने थाने में उसके और मुसलमान जमींदार के खिलाफ शक लिखवा दिया। थानेदार ने उनकी तरफ रुख कर लिया। उसके बाद यूं हुआ कि उस इलाके में जो रजिस्टर्ड गुंडे और दीगर जराइम पेशा लोग थे उनकी शामत आ गई। थाने में उन पर बेपुना तशद्दुद किया जाता था लेकिन कोई भी इकबाली नहीं हो रहा था। फजलदाद को पूरी तसल्ली हो गई कि अब तो वो बिल्कुल भी नहीं पकड़ा जाएगा। फजलदाद ने मुझे अपनी उस वक्त की जहनी कैफियत सुनाई। वो इस तरह थी कि जब उसे ख्याल आता कि उसने एक बुरगजीदा पीर के बेटे को कत्ल कर दिया है तो उसका जिस्म अंदर से खोखला और कमज़ोर हो जाता और ये खौफ उसके दिल पर बैठ जाता कि पीर की बद्दुआ उसे लगेगी और उसके जिन्नात उससे बदला लेंगे। लेकिन उसके सामने जब अपनी गैरत आ जाती तो उसे अपनी बीवी की बातें याद आती कि उस पीरजादे ने उसकी बीवी के साथ क्या क्या हरकतें की थीं। तो उसका दिल मजबूत हो जाता और वो अपने आप से कहता कि उसने जो किया ठीक किया। मैं ये भी वाज़िया कर दूं कि फजलदाद के इलाके में और मेरे इलाके में भी गैरत पर किसी को कत्ल कर देना यूं समझा जाता था जैसे एक मक्खी मार दी गई हो। ऐसे कत्ल पर अगर कोई पकड़ा जाता था तो वो नारे लगाता हुआ फांसी चढ़ता था। उसके घर वाले फ़ख्र से सबको सुनाते थे कि हमारे बेटे ने गैरत में आकर दुश्मन को कत्ल किया है। आजकल उन इलाकों का कल्चर और ख़यालात कुछ बदल गए हैं। जब तफ्तीश आम लोगों की सतह से ऊपर चली गई, यानी जब ये इतने बड़े दौलतमंद ताजिर और साहूकार और एक बहुत बड़े ज़मींदार की सतह पर पहुंच गई, तो फजलदाद मुतमईन हो गया। उसने अपना दिल मजबूत करने की नीयत से अपनी बीवी और अपने चचाजाद भाई के साथ ये बात की कि पीर की बद्दुआ ज़रूर लगेगी।
चचाजाद भाई और बीवी ने मुत्तफ़िका तौर पर उसे कहा कि जिन्नात होते तो अब तक इंतकाम ले चुके होते और पीर की बद्दुआ लगनी होती तो उसमें देर ना लगती। बीवी ने यह भी कहा कि उस पीर के हाथ में जरा सी भी ताकत नहीं, अगर होती तो उसका एक बच्चा पैदा हो चुका होता। कत्ल वाला मामला गोल होता नजर आ रहा था। तफ्तीश उन लोगों में चली गई थी जिनके पास दौलत थी, लेकिन फजलदाद का असल मसला जूं का तू मौजूद था। वो ये था कि वो भी और उसकी बीवी भी जिस्मानी लिहाज से बिल्कुल ठीक थे, लेकिन औलाद नहीं हो रही थी। इस मसले को मजीद पेचीदा फजलदाद की माँ बना रही थी, जो उस पर जोर देती थी कि औलाद की खातिर दूसरी शादी कर लो और इस बीवी को तलाक दे दो, और अगर सोतन को कबूल करे तो बेशक तुम्हारे साथ रहे। ये ऐसी सूरत हाल थी जिसे फजलदाद कबूल नहीं कर रहा था। उसने अब अपने दोस्तों के मशवरे से मुख्तलिफ आमिलों और ज्योतिषियों वगैरह की तरफ रुख कर लिया। जिस किसी ने उसे किसी आमिल या शाह या ऐसे ही किसी आदमी का पता दिया तो वो उसके यहाँ जा पहुंचा। उसकी छुट्टी 15-16 दिन रह गई थी। वो इस कोशिश में था कि उसका यह मसला इन्हीं 15-16 दिनों में हल हो जाए। 3-4 दिनों में वो 2 मुख्तलिफ आमिलों के पास गया। दोनों उसके गांव से दूर रहते थे। एक तो आम किस्म का आमिल था जिसकी बातों से भी फजलदाद मायूस हो गया और उसके पास फिर कभी ना जाने का फैसला कर लिया। दूसरा आमिल शाह जी के नाम से मशहूर था। उसके पास फजलदाद गया तो उस शाह ने उससे पहली बात यह पूछी कि नमाज रोज़ा करते हो या नहीं। फजलदाद ने साफ बता दिया कि वो नमाज पढ़ता ही नहीं। शाह ने उसे कहा कि देने वाला सिर्फ अल्लाह है, पहले उसकी इबादत करो और हर नमाज के बाद दुआ भी करो। शाह ने उसे एक वजीफ़ा भी बता दिया और कहा कि यह वजीफ़ा भी इबादत में शामिल है और इसके बाद अल्लाह से दुआ मांगनी है कि मुराद पूरी हो जाए। फजलदाद ने उसी रोज़ नमाज शुरू कर दी और वजीफ़ा भी पढ़ने लगा। उसने मुझे सुनाया कि जब उसने 3-4 वक्त नमाज बाकायदगी से पढ़ी और वजीफ़ा भी बाकायदगी से किया तो वो अपने आप में कुछ ऐसा सुकून महसूस करने लगा जैसे उसका यह मसला हल हो जाएगा। उसने अपनी बीवी से भी कहा कि वो भी नमाज पढ़ा करे। बीवी ने भी बाकायदा नमाजें पढ़ना शुरू कर दी। इससे आगे फजलदाद की कहानी सुनी तो मैंने अपने आप से कहा कि यह अल्लाह की इबादत का करिश्मा था। फजलदाद को बच्चा तो ना मिला, लेकिन वो एक ऐसे आदमी के पास पहुंच गया जिसने निशानदही कर दी कि उसका बच्चा क्यों पैदा नहीं होता। 2 या 3 दिन मियाँ बीवी ने बाकायदा नमाजें पढ़ी तो एक आदमी ने फजलदाद को बताया कि 1.5-2 मील दूर हिंदुओं की एक समाधि है जहाँ आजकल एक ज्योतिषी पंडित आया हुआ है, वो सही बात बता देता है। उस आदमी ने उसे यह भी बताया कि वो अपनी बीवी को भी साथ ले जाए। 1.5-2 मील तो कुछ फासला ही नहीं था। फजलदाद अपनी बीवी को साथ लेकर वहाँ पहुँच गया। वहाँ पुराने ज़माने का एक मकान बना हुआ था जिसके साथ समाधि भी थी। वहीं मरघट भी था जहाँ हिंदू अपने मुर्दे जलाया करते थे। पंडित फजलदाद को मिल गया। उसके पास 4-5 आदमी और 1-2 औरतें बैठी थीं। ये सब लोग चले गए तो फजलदाद अपनी बीवी के साथ पंडित के सामने जा बैठा और थोड़े से पैसे उसके आगे रखकर और हाथ जोड़कर अपना मसला बयान किया। फिर ये कहा कि पंडित जी महाराज जो खिदमत कहेंगे वो करेगा। फजलदाद की कहानी आगे सुनाने से पहले मैं अपनी एक राय पेश करना चाहता हूँ। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग या नई तहजीब के लोग ये कहें कि नहीं, ये बात गलत है। मैं इसे गलत नहीं समझता। रूहानी इल्म का वजूद है और उसके आमिल भी मौजूद हैं। ये जो जगह जगह आमिल, नजूमी, ज्योतिषी और शाह जी बैठे मिलते हैं, ये सब फरेबकारी और धोखादही के बगैर कुछ नहीं जानते। ऐसे बुजुर्ग और सूफी बंदे मौजूद हैं जो रूहानी अमलियात से मुश्किलें आसान कर देते हैं। इसी तरह काले जादू का भी वजूद है जो हज़ार साल पुराना है। हमारे मुल्क में और ख़ासकर फजलदाद के इलाके और मेरे इलाके में दुश्मन एक दूसरे पर काला जादू चलवाते हैं और मैंने ज़ाती तौर पर काले जादू के मारे हुए लोग देखे हैं। मैं ऐसे वाक़यात सुनाकर लंबी बात नहीं करूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि काला जादू चलाने वाले आमिल मौजूद हैं और वो अच्छी खासी रकमें लेकर दूसरों का बेड़ा गर्क कर सकते हैं। ऐसे आमिल हर जगह नहीं मिलते, चूँकि ये शैतानी अमल है और कुरान पाक में भी इसे शैतानी अमल कहा गया है। इसलिए आप काले जादू के किसी भी आमिल को देखें तो उसके चेहरे पर नहूसत और कराहत साफ नजर आएगी। उनकी आंखें लाल सुर्ख होती हैं और उनके जिस्मों से बदबू उठती है। मैंने ये भी सुना है और ये है भी हकीकत कि ये आमिल कई दिन बल्कि एक महीना नहाते ही नहीं, क्योंकि उनका जिस्म जिस कदर नापाक होगा उनका अमल उसी कदर कामयाब रहेगा। इस शैतानी अमल के लिए हिंदुस्तान के पंडित, जोगी, योगी और सन्यासी सारी दुनिया में मशहूर हैं। दूसरे मसलकों की किताब में काले जादू को हिंदुस्तान के हवाले से बयान किया गया है। उस पंडित ने जिसके पास फजलदाद अपनी बीवी को लेकर गया था, अपना कुछ हिसाब किताब निकाला, स्लेट पर खाने और गोल दायरे बनाए और ऐसे ही कुछ पुरअसरार अमल किए। फिर उसने फजलदाद की बीवी का चेहरा अपने सामने करके उसकी आंखों में देखा और उससे 4-5 बातें पूछीं। फिर उसने फजलदाद के चेहरे और आंखों का बड़ी गौर से मुआयना किया। बच्चा कैसे पैदा होगा? पंडित ज्योतिषी ने कहा, तुम दोनों पर जादू चला हुआ है और उसकी बंदिश लगी हुई है। फजलदाद फौरन मान गया। उसने डॉक्टरों से अपना और बीवी का मुआयना करवाया था और रिपोर्ट ठीक ठाक मिली थी कि दोनों औलाद पैदा करने के काबिल हैं।
फिर उसका तोड़ कर दें पंडित जी महाराज। फजलदाद ने मिन्नत समाजत की और कहा कि आपकी पूरी खिदमत करूंगा। ये पंडित कोई अच्छा और दयानतदार आदमी था। वो चाहता तो फजलदाद को चक्कर देकर उसके मुंह मांगे पैसे बटोर सकता था, लेकिन उसने साफ अल्फाज में कह दिया कि उसे जब तक ये पता ना चले कि जादू किस तरीके से किया गया है वो इसका तोड़ नहीं कर सकता। उसने कहा कि ये मालूम करना उसके बस में नहीं, अलबत्ता वो ये निशानदही कर सकता है कि ये आमिल कौन है और किस तरफ रहता है। अगर ये पता चल भी गया तो हम क्या कर सकेंगे? फजलदाद ने पूछा। 2 तरीके हैं, पंडित ने कहा। एक ये है कि उसे ज्यादा पैसों का लालच दो और अपना काम करवाओ। काला जादू करने वाले का कोई दीन धर्म नहीं होता और ना वो किसी के साथ वफा करते हैं। एक तरीका और भी है, अगर तुम में हिम्मत है तो ये आजमा लो। उसके घर 2-3 आदमी जा धमको और उसे धमकियां देकर कहो कि ये जादू उतार दे, वरना उससे पूरा इंतकाम लिया जाएगा। नहीं पंडित जी, फजलदाद ने कहा, इस तरह वो हम पर अपने जादू से कोई खतरनाक वार कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता भाई, पंडित ने कहा। यह जादू इतना आसान नहीं है कि फौरन हो जाए और अपना असर दिखा दे। ये बंदूक तो नहीं है कि इसमें गोली डालकर घोड़ा दबा दो तो गोली फौरन चल जाएगी। उसके पास जाओ और बेहतर यही है कि उसे कोई खतरनाक धमकी दो। ऐसी ही कुछ और बातें करके पंडित ने फजलदाद का दिल मजबूत कर दिया। फिर कोई अपना अमल और हिसाब करके उस काले अमल वाले के निशानदही कर दी। उसने बताया कि यहाँ से 2.5-3 मील दूर छोटा सा एक गांव है, वो आमिल वहाँ रहता है। उसने कुछ और निशानियां भी बताई। हो सकता है पंडित ने अपने इल्म और अमल के जोर से उस काले आमिल का अता पता मालूम कर लिया हो, और यह भी हो सकता है कि पंडित को मालूम हो कि उस इलाके में वही एक आदमी काला जादू करने वाला है। बहरहाल पंडित ने फजलदाद को इस कार्रवाई पर तैयार कर लिया कि वो उस जादूगर को धमकियां दे और उससे अपना काम निकलवाए। फजलदाद ने अपनी माँ को बताया और अपने बाप को भी। उसकी माँ ने तो कोई ख़ास बात ना कही, अलबत्ता उसका बाप फजलदाद को अलग ले गया और उसे बताया कि ऐसी बात है तो ये फजलदाद की खाला की कारस्तानी है। बाप ने उसे बताया कि उसकी खाला अपनी बेटी फजलदाद को देना चाहती थी, लेकिन बाप भी नहीं मानता था और फजलदाद भी। तब फजलदाद को याद आया कि उसकी खाला उस पर डोरे डालती रही है, और यह भी याद आया कि उसकी खाला बड़ी चालाक और मक्कार औरत है। बाप ने फजलदाद को बताया कि उसे आमलों वगैरह के पास जाते अक्सर देखा गया है, और अब याद आता है कि वो उसी गांव भी गई है जिसकी निशानदही पंडित ने की है। ये चक्कर यकीनन खाला ने चलाया है। मैं इस बात को तूल नहीं देना चाहता, हमारे यहाँ लोग इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं। आजकल अखबारों में पढ़ते रहते होंगे कि एक लड़की का रिश्ता मांगने गए और लड़की वालों ने इनकार कर दिया, तो रिश्ता मांगने वालों ने लड़की के मुंह पर तेजाब फेंक दिया या गोली चलाकर मार ही डाला। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त बाज लोग, खसूसन औरतें, इस किस्म की कार्रवाइयाँ किया करती थी। जब बात खाला की चल निकली तो 2-3 शहादतें इस किस्म की मिल गईं कि खाला को जब यह जवाब मिला था कि उसकी बेटी को फजलदाद और उसका बाप कबूल नहीं कर रहे तो वो सख्त गुस्से में आ गई थी। वो औरतों के साथ धमकियों की ज़बान में बातें करने लगी थी। ये 2 औरतों से भी पता चल गया कि खाला उस गांव में चंद मरतबा गई थी जिसकी निशानदही पंडित ने की थी। फजलदाद बड़ा अक्खड़ और इंतकाम लेने के मामले में बड़ा जहरी आदमी था। वो अपने चचाजाद भाई को साथ लेकर काले आमिल के गाँव गया। वो छोटा सा गांव था जिसमें निहायत मामूली किस्म के किसानों के चंद एक घराने थे। उन्हीं घरों में एक घर उसे काले आमिल का था। फजलदाद उसके साथ कोई सौदेबाजी करने नहीं गया था। उसने गांव के 1-2 आदमियों से उसके मुतल्लिक पूछा। फजलदाद को उसके मुतल्लिक जो मालूमात हासिल हुई वो कुछ इस तरह थी कि ये शख्स पेशे से मोची है। ये भी पता चला कि इंतहाई गलीज रहने वाला आदमी है, गाँव में बहुत कम सलाम दुआ रखता है, और ये भी पता नहीं चलता कि उसका मजहब क्या है। ये गांव वालों को मालूम हो गया था कि ये उल्टे तावीज़ और काले जादू के अमल करता है और पैसे कमा लेता है। फजलदाद ने यह खास तौर पर पूछा कि उसके घर के अफराद कितने हैं और क्या क्या हैं। पता चला कि उसके अलावा उसकी बीवी है और एक जवान लड़की है जिसकी अभी शादी नहीं हुई, और उसके बाद एक लड़का, और फिर उसके बाद एक लड़की है। फजलदाद ने उसका घर देख लिया था। कच्चा मकान था जिसकी सहन की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। ये सारे कवाइफ मालूम करके फजलदाद और उसका चचाजाद भाई वापस आ गए।